हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी कि जंतुओं में जनन, इसके सभी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब है पाठगत प्रश्न। प्रश्न 1, शुक्राणु या स्पर्म में पूंछ किस काम आती है। उत्तर है कि शुक्राणु में पूंछ गति करने में सहायक होती है। इसकी सहायता से शुक्राणु तैर करके अंडाणु तक पहुंचता है। यानी कि पूंछ क्या काम करती है, गति करने में काम करती है। पाठगत प्रश्न। प्रश्न 1, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक अंडा ही देती है। उत्तर है कि मछली और मेंढक के अंडे और शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु और वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। इसके अलावा तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इनमें से बहुत सारे अंडों को खा जाते हैं। यही कारण है कि अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है, ताकि उनमें से कुछ बच जाएं, जिनका कि निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। जबकि मुर्गी में निषेचन आंतरिक होता है, जिससे कि अंडा सुरक्षित रहता है। निषेचन के बाद में अंडा मादा शरीर से बाहर आता है, जिसमें से कि नया जीव उत्पन्न होता है। पाठगत प्रश्न। प्रश्न 1, एक एकल कोशिका यानी कि सिंगल सेल किस प्रकार से एक बड़ा जीव बन सकता है। उत्तर है निषेचित अंडा एक एकल कोशिका होती है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विभिन्न चरणों में विकसित होकर के एक बड़ा जीव बनता है। अब है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। प्रश्न 1, कि सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर है सजीवों के लिए जनन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। नंबर 1, माता पिता के समान मूलभूत लक्षणों वाले और जीव उत्पन्न होते हैं। नंबर 2, पृथ्वी पर जैव निरंतरता को सुनिश्चित करता है। नंबर 3, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाभदायक विभिन्नताएं स्थानांतरित होती हैं। प्रश्न 2, मनुष्य में निषेचन या फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को समझाइए या प्रक्रम को समझाइए कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है। उत्तर है वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें कि शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु या डिंब कहते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु के साथ में संलयित हो जाता है तो शुक्राणु और अंडाणु एक संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु तथा अंडाणु संलयित होकर के एक हो जाते हैं और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि एक जायगोट बनता है। प्रश्न 3, सर्वोचित उत्तर चुनिए, यानी कि इन सभी में जो सबसे ज़्यादा उचित है वह उत्तर लिखना है। नंबर 1 क्या है कि आंतरिक निषेचन होता है। नंबर 1 मादा के शरीर में। नंबर 2 मादा के शरीर से बाहर। नंबर 3 नर के शरीर में। और नंबर 4 नर के शरीर से बाहर। तो क का उत्तर है नंबर 1 मादा के शरीर में, क्योंकि यह आंतरिक निषेचन पूछ रहा है। तो आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, मादा के शरीर में अंदर होता है। तो इसका उत्तर है 1। ख है कि एक टेडपोल जिस प्रक्रम के द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। नंबर 1 निषेचन के द्वारा। नंबर 2 कायांतरण के द्वारा। नंबर 3 रोपण के द्वारा। नंबर 4 मुकुलन के द्वारा। तो ख का उत्तर है नंबर 2 कायांतरण के द्वारा। अब ग है एक युग्मनज या जायगोट में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। नंबर 1 कोई नहीं। नंबर 2 1। नंबर 3 2 और नंबर 4 4। तो उत्तर है 2 का उत्तर क्या है 1, यानी कि जो जायगोट बनता है उसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होती है 1। तो इसका उत्तर आएगा 2। प्रश्न 4, निम्न कथन सत्य ट्रू है अथवा असत्य या फॉल्स है सांकेतिक कीजिए, यानी कि उनके संकेत पहले लेटर हमें लिखने हैं। क्या है अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। तो यह बात गलत है, यानी कि F फॉर फॉल्स। तो F लिखा जाएगा इसके सामने।
ख है प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। तो यह क्या सही है यह स्टेटमेंट, तो इसके आगे लिखा जाएगा टी फॉर ट्रू। ग है कि मेढक में बाह्य निषेचन होता है, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर नहीं होता है, इसके शरीर से बाहर ही होता है। तो यह कथन सत्य है, इसलिए ट्रू लिखा जाएगा टी। घ है कि वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है वह युग्मक कहलाती है। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए एफ आएगा। अब है कि निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। तो यह स्टेटमेंट सही है, तो ट्रू। च है अमीबा मुकुलन के द्वारा जनन करता है, यह स्टेटमेंट गलत है, तो एफ फॉर फॉल्स। 6 अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, यह एफ स्टेटमेंट कैसा है गलत है, तो फॉल्स एफ आएगा। ज है द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, यह सही बात है, तो ट्रू टी आएगा। ज है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में ही जायगोट का निर्माण होता है। तो यह स्टेटमेंट सही है, तो इसके आगे क्या आएगा टी फॉर ट्रू। फिर है कि भ्रूण एक एकल कोशिका का बना हुआ होता है, तो ये बात सही है, तो ये स्टेटमेंट के आगे क्या आएगा टी फॉर ट्रू। प्रश्न 5 युग्मनज और गर्भ में 2 विभिन्नताएं दीजिए। उत्तर है युग्मनज या जायगोट और गर्भ में यानी कि फीटस में विभिन्नताएं डिफरेंसेस निम्न प्रकार हैं। तो एक तरफ तो जायगोट है यानी कि युग्मनज है और दूसरी तरफ गर्भ या फीटस है। तो अब नंबर 1 देखते हैं कि इनमें क्या अंतर है कि शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन युग्मनज कहलाता है, यानी कि इन दोनों के मिलने से जायगोट का या युग्मनज का निर्माण होता है। और गर्भ में क्या होता है, यह भ्रूण की वह अवस्था है जिसमें विभिन्न अंग पहचानने योग्य होते हैं, वह फीटस या गर्भ कहलाता है। नंबर 2 यह एक एकल कोशिका होती है, जो जायगोट होता है वह एक सिंगल सेल होती है, जबकि फीटस क्या होता है यह बहुकोशिकीय होता है। तो ये इन दोनों में यानी कि युग्मनज और गर्भ में विभिन्नताएं हैं। प्रश्न 6 अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है वह अलैंगिक जनन कहलाता है। जिसमें केवल एक सिंगल जीव होता है वह क्या कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ होती हैं, यानी कि 2 विधियों से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। अलैंगिक जनन की 2 विधियां निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 मुकुलन या बडिंग के द्वारा। हाइड्रा तथा यीस्ट में अलैंगिक जनन की यह सामान्य प्रक्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक बल्ब की तरह की संरचना बनती है जिसे मुकुल या बड कहते हैं। शरीर का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है और उनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है, यानी कि जो बड बनी थी उसके ऊपर आ जाता है, उसके अंदर आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर के वृद्धि करता है। अब इसमें जो मुकुल है वो उसमें एक केंद्रक आ गया, अब वो जो मेन पेरेंट जो जीव होता है उससे वो अलग हो जाता है, अलग होकर के वृद्धि करता है और फिर एक पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। तो इस तरह से बडिंग के द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है। अब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दूसरी विधि, इसका नाम है द्विखंडन या बाइनरी फिशन। जनक जीव खंडित होकर के 2 नए जीवों को जन्म देता है, यानी कि जो पेरेंटल जीव होता है वह खंडित हो जाता है, वह टूट जाता है और 2 नए जीवों को जन्म देता है। अमीबा में जनन विखंडन के द्वारा होता है। जो अमीबा होता है उसमें किस तरह से होता है रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। जब अमीबा कोशिका अपनी वृद्धि के अधिकतम आकार में पहुंचती है तो पहले अमीबा का केंद्रक लंबा हो जाता है और 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसके पश्चात अमीबा का कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से संतति अमीबा बनते हैं। प्रश्न 7 मादा के किस जनन अंग में भ्रूण या एम्ब्रियो का रोपण होता है। उत्तर है मादा के जनन अंग गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है, यानी कि भ्रूण कहाँ रहता है, गर्भाशय में रहता है। प्रश्न 8 कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उत्तर है कायांतरण यानी कि काया का
पलट हो जाना। मेटामॉर्फोसिस, लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों के द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए टैडपोल रूपांतरित होकर के वयस्क में बदल जाता है, यानी कि जो मेढक का बिल्कुल छोटा रूप होता है वो क्या होता है, टैडपोल होता है, और फिर ये मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एडल्ट मेढक में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ में टैडपोल का वयस्क में कायांतरण हो जाता है। प्रश्न 9, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों में क्या अंतर है ये हमें बताना है। उत्तर है कि आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद निम्न प्रकार है। तो एक तरफ तो हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन लिख देंगे और एक तरफ हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन लिखेंगे। तो ये इस तरह से एक टेबल बनाई गई है। तो यहाँ पर तो ये आंतरिक निषेचन लिख दिया है और यहाँ पर ये बाह्य निषेचन के बारे में हमें बताना है। तो नंबर वन है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, तो यह इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। और एक्सटर्नल में क्या हुआ कि बॉडी से बाहर होगा, तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, तो यह क्या हुआ, यह बाह्य निषेचन हुआ। नंबर 2 है कि नर मादा के शरीर में शुक्राणुओं का उत्सर्जन करता है, तो यह आंतरिक या इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ। और इसमें एक्सटर्नल में क्या होता है कि दोनों व्यष्ट युग्मकों को शरीर के बाहर फेंकते हैं, तो इसमें बॉडी से बाहर होता है फर्टिलाइजेशन, तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर है नंबर 3 पर कि विकास शरीर के अंदर होता है, उदाहरण के लिए मनुष्य, पशु, शार्क, पक्षी आदि। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन के उदाहरण है। और इसमें जो विकास होता है वह शरीर के अंदर होता है। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इसमें विकास शरीर के बाहर होता है, जैसे कि मेढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। प्रश्न 10, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा कीजिए, यानी कि एक पहेली दी हुई है वह हमें पूरी करनी है। बाएं से दाईं ओर 1, यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं। नंबर 3, वृषण में उत्पादित होते हैं। नंबर 4, हाइड्रा का अलैंगिक जनन है। ये तो हमें बाईं से दाईं ओर इनके उत्तर लिखने हैं पहेली के अंदर। अब ऊपर से नीचे की ओर नंबर 1 में है यह मादा युग्मक है, यह हमें पहेली में ऊपर से नीचे लिखना है। नंबर 2 पे हमें नर और मादा युग्मक का मिलना, यह क्या कहलाता है, यह हमें पहेली में 2 नंबर में ऊपर से नीचे की ओर लिखना है। नंबर 4 पर है एक अंडप्रजग जंतु, तो यह हमें 4 नंबर में ऊपर से नीचे की ओर लिखना है। अब ये खाली वर्ग पहेली दी हुई है और इसमें हमें वो सभी प्रश्न के उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो उत्तर देखते हैं वर्ग पहेली का। नंबर 1 में बाएं से दाएं में आएगा अंडाशय और ऊपर से नीचे में 1 नंबर में आएगा अंडाणु। नंबर 2 में ऊपर से नीचे है निषेचन। नंबर 3 में बाएं से दाएं में आएगा शुक्राणु और नंबर 4 में बाएं से दाएं में आएगा मुकुलन। तो इस तरह से हमारे सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।